हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बात की थी अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। मैंने आपको डिफरेंस भी सिखाया था बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज देखिए हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इस पार्ट को खत्म करने जा रहे हैं। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपने सीखी उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है जिनको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is applications of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए कहां कहां आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज करते हैं। जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर आप पानी के अंदर डिफरेंट स्पीसीज की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखें, किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हमने एक प्रिंसिपल तो सीखा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता है। क्योंकि वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब वाटर में क्या होंगे, जनरली सॉल्युबल होंगे। अब पोलर मॉलिक्यूल को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। भाई पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे जो वाटर के साथ क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ ऐसे होंगे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते हैं। वहां पर उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। कौन सा इंटरेक्शन लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी एक नॉर्मल मॉलिक्यूल से हमेशा क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज द molecule or compound which can form या which can show hydrogen bonding with water is relatively more soluble। सबसे पहली चीज। दूसरा, अगर आप कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होगी उससे ज्यादा होगी, जिन्हें आप कीसम फोर्सेस के नाम से भी जानते हो। ठीक, तो बेसिकली अगर आप एक पोलर मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल को कंपेयर करोगे तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल की वजह से जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ गए एक चीज को। चलिए दूसरी चीज, अगर मेरे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हो कि दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हो, तो उस केस में हम सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, बहुत आसान है। फिर आप देखते हो स्ट्रेंथ, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कहां है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग फॉर्म होगा और कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, फिर कभी कभी आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जहां पर स्ट्रेंथ भी सेम हो जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगर स्ट्रेंथ सेम है, इफ स्ट्रेंथ इज सेम, देन कंपेयर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप दो अलग अलग मॉलिक्यूल है तो पहले तो ये देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो इसमें हो रहा है, उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अगर दोनों में ही हो रहा है तो फिर आप कंपेयर करोगे स्ट्रेंथ, कि कहां ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर उस केस में आप स्ट्रेंथ से बात करोगे। और अगर स्ट्रेंथ भी सेम हो गई तो फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और उसके बेसिस पर आप बात करोगे कि कहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और कहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आपकी कम होगी। पूरा समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बात करूं अमाइन RNH2 और अल्कोहल ROH, आपको इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है। तो देखो, अगर आपको इनकी सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है, आपको इनकी, तो सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे, ये RNH2 है, ये ROH है। देखो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ तो ये नाइट्रोजन यहां पर डोनर एटम होगा। ठीक, ये वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी HOH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। अगर एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखो तो एल्कोहल में ऑक्सीजन आपका डोनर एटम है, इसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। फिर से आप देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो एक्सेप्टर एटम बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल तो सेम ही है, यहां पर चेंज कौन हो रहा है, डोनर एटम। अब क्योंकि नाइट्रोजन की डोनर टेंडेंसी ज्यादा है, मोर या ग्रेटर डोनर टेंडेंसी, तो बताओ इस केस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो NH2 की क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो अगर आप यहां पर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो तो बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, RNH2 की, दैट इज अमाइन की। वाटर में सॉल्युबिलिटी अल्कोहल से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि अमाइन के अंदर क्या हो रहा है, एक ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बोलो कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप देखें जहां पर एक स्ट्रेंथ सेम हो जाए फिर वहां पे आप बात करोगे एक्सटेंट से। किससे बात करोगे, एक्सटेंट से। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है CH2OH, CHOH और CH2OH, एक आपके पास कंपाउंड है CH2OH और CH2OH, और एक आपके पास है लेट्स से C2H5OH या फिर CH3OH, जैसे आपकी इच्छा हो लेने की। मैं ये कंपाउंड लेता हूं तीन। अब तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो ऑक्सीजन के थ्रू बन रहा है। डोनर एटम क्या है आपका, ऑक्सीजन है, तो ये ग्लिसरॉल हो गया, ये ग्लाइकोल हो गया, और ये आपका एक नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है। तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो आप बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब क्योंकि यहां पर डोनर एटम सेम है, ऑक्सीजन के थ्रू ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो फिर हम यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे बाय द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आप ध्यान रखें, आपको कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है तो आपको दो पॉइंट देखने, एक स्ट्रेंथ, और अगर स्ट्रेंथ सेम हो जाए तो फिर आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बात कर सकते हो। समझ में आ रही बात। चलिए कॉपी करें, फिर हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं। फिर देखो जो अपना सेकेंड एप्लीकेशन है, अभी तो आपने सॉल्युबिलिटी कंपेयर की है, ठीक। आप चाहे तो कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स वाले ऑर्डर है इनमें भी आप देखोगे कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स भी आपको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपना सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चलिए अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को मेल्ट या बॉइल करते हैं तो उनके बीच के पहले हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करने होते हैं, अदरवाइज वो डीकंपोज हो जाएंगे। अगर आप मॉलिक्यूल के अंदर के फोर्सेस ब्रेक करोगे तो वो डीकंपोज हो जाएगा। तो आपको दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ब्रेक करना होगा। अब आप देखो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर आपको ब्रेक करने की एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो जो कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दोस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हां, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कहां है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां पर ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। और अगर आपके पास सेम एक्सटेंट है, फॉर सेम एक्सटेंट, देन आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने हैं तो आप सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा कहां पर है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास एक तो है H2O और एक है H2O2, बताओ इनके बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो H2O दोनों में ही डोनर एटम ऑक्सीजन है। अब आप ये जानते हो कि H2O में मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, 4, जबकि H2O2 में मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, 6। तो क्योंकि यहां पर H2O2 में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई H2O2 का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो H2O से क्या होगा, ज्यादा। बोलो कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं N2H4 और NH3, बताओ इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ज्यादा होगा। तो फिर से आप देखो NH3 आपके 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि N2H4 में क्या है, NH2 और नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर भी है,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये भी कितने बॉन्ड बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड 6, ये कितने बना सकता है? 4। तो क्योंकि यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो बताओ N2H4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो NH3 के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होगा? ज्यादा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सटेंट कि कहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। अब अगर कहीं पर एक्सटेंट सेम हो गया, फॉर एग्जांपल H2O2 और N2H4, बताओ दोनों जगह पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? सेम, 6 यहां पर और 6 यहां पर। तो अब अगर मुझे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो मुझे देखनी पड़ेगी स्ट्रेंथ, ठीक। तो आप देखें यहां आप वाटर के साथ स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं, आप यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो जब मैं H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, ठीक, ये H है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और अगला डोनर एटम होगा ऑक्सीजन, ठीक है। वहीं अगर मैं N2H4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो उस केस में क्या होगा? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। एक तो नाइट्रोजन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा यहां डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो जब ऐसा केस बन जाता है कि जब हमारे पास डोनर एटम भी डिफर कर रहा है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो भी डिफर कर रहा है, तो उस केस में सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी। तो यहां पर भी क्या होगा? जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। तो बताओ H2O2 और N2H4 में कौन जीतेगा? H2O2, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। उसके बाद नंबर आएगा आपके N2H4 का। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन NH3 एंड H2O। इन दोनों में H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और फिर नंबर किसका आएगा? NH3 का। तो इस तरह से आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करके क्या कर सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो। तो ये तो हुआ इसका एक एप्लीकेशन। इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो हम लोग सीखने वाले हैं। और ये ध्यान रखें, इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यहाँ पर थोड़े फ्लक्चुएशंस है, वेरिएशंस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, तो थोड़ा सा फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसी के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 to 17। तो ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 17 तक के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर बड़े ही अलग से होते हैं। यहां पर क्या होता है, आपको दो चीजें देखनी पड़ती है। एक तो आपको वैन डर वाल्स फोर्स देखना होगा जो हम लोगों ने सीखा था, ठीक, और दूसरा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखना होगा। जहां कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट करेगा वो वैन डर वाल्स फोर्स को पीछे छोड़ देगा, और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में वो कंपाउंड आपका आगे आ जाएगा। कई जगह जनरल ट्रेंड चलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कई जगह पर ट्रेंड चेंज होगा। तो जो ट्रेंड चेंज होगा उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ जगह आपको चीजें याद रखनी होगी, कुछ जगह को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक एक ग्रुप को लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं अबाउट ग्रुप नंबर 14। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? 14th ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो 14th ग्रुप में कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और कौन होता है आपका? लेड। इनके हाइड्राइड्स को अगर हम देखें तो मेरे पास हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं? CH4, SiH4, GH4, SnH4 और PbH4। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इनमें से किसी भी हाइड्राइड के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है तो सब कुछ डिपेंड करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो आपके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप साइज से भी बोल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बोलो, समझ सकते हैं। लेकिन अब अगर आप मूव करें ग्रुप 15 के अंदर, तो देखो ग्रुप 15 में कहानी कुछ बदल सकती है। बहुत ही ध्यान से देखना। ग्रुप 15 में अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से हाइड्राइड हो सकते हैं? NH3 नाइट्रोजन होता है, उसके बाद कौन होता है? PH3, तो ये अमोनिया, ये फॉस्फीन, ASH3 इसे हम आर्सीन बोलते हैं,
SbH3, ठीक, और BiH3। अब आप देखें, ये जो आपका अमोनिया है ये क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, जबकि ये बेचारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते हैं। तो इनके ऊपर तो चलेगा इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और यहां इफेक्ट चलेगा किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब आप देखना, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर सेम नहीं होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझें। पहले हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो ऑब्वियसली आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हो। भाई आप लिक्विड को थोड़े ना मेल्ट कर सकते हो, है ना, भाई मेल्ट तो सॉलिड ही होगा, लिक्विड थोड़ा मेल्ट हो सकता है। तो हम सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट अमोनिया के ऊपर डोमिनेट करता है, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप मेंबर में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इन चारों के अंदर तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट डोमिनेट करने वाला है। तो इसके बाद नंबर आएगा BiH3 का, फिर नंबर किसका आएगा, SbH3 का, फिर नंबर आएगा AsH3 का, और फिर नंबर आएगा PH3 का, ठीक। तो इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू greater extent of hydrogen bonding, अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यही चीज हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे इन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, कहानी चेंज होती है। तो क्या कहानी चेंज होती है, देखो जब हम बॉइलिंग पॉइंट यहां पर कंपेयर करेंगे, ठीक, तो नाइट्रोजन के केस में एक बड़ा लफड़ा होता है। वो लफड़ा क्या है, देखिए इन लिक्विड स्टेट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया NH3 डिक्रीजेस ड्यू टू फ्लिपिंग। देखिए इसे हम फ्लिपिंग बोलते हैं, या फिर हम इसे नाइट्रोजन फ्लिपिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। अमोनिया का जो बेसिक कैरेक्टर है वो फ्लिपिंग की वजह से डिक्रीज भी होता है। ध्यान से देखिए क्या होती है फ्लिपिंग। ये आपका नाइट्रोजन है, पिरामिडल मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं और 1 लोन पेयर ऐसे। चाहो तो आप इसको ऐसे बना लो, ये N, ये 1 लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। तो अभी क्या है, ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये 3 हाइड्रोजन एक ट्राइंगल का बेस बना रहे हैं और ये लोन पेयर ऊपर लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन फ्लिप होगा। फ्लिप कैसे होगा, जैसे अभी ऐसे है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। अब ये ऊपर फ्लिप हो जाएगा यूं, मतलब जैसे मैं अपनी उंगलियां तो मोड़ के ऊपर नहीं ला सकता, तो यूं है ना, तो फ्लिप हो जाएगा इस तरह से। मतलब ये नाइट्रोजन नीचे आ जाएगा, तीनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, लोन पेयर भी इसका नीचे आ जाएगा। तो फ्लिप होने के बाद अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाए, तो फ्लिप होने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर आपका इस तरह से आ चुका होगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। और ये फ्लिपिंग क्या होती है, लगातार चलती रहती है। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, हर मोमेंट पर ये अपने कॉन्फिगरेशन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो आप खुद सोचो, अभी इस नाइट्रोजन ने यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा, तो जैसे ही फ्लिप करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके उसको दूसरी जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब हम काउंट करते हैं तो यहां 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करते हैं। जैसे ही फ्लिपिंग शुरू होगी, इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ और इसका एक्सटेंट दोनों ही क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। लेकिन ये कब होता है, जब आपका अमोनिया कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉलिड स्टेट में नाइट्रोजन फ्लिपिंग नहीं होती है, इसीलिए सॉलिड स्टेट में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर आप लिक्विड फॉर्म में चले जाओ तो क्या होता है, अमोनिया में फ्लिपिंग होती है, और इस फ्लिपिंग की वजह से जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस कम स्ट्रेंथ का डायरेक्ट इफेक्ट आपको दिखाई देता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कंपेयर करें तो NH3 बिल्कुल बीच में आता है। बीच में मतलब सबसे पहले BiH3 हाई मॉलिक्यूलर मास, फिर SbH3, अब जाकर कहीं अमोनिया का नंबर आता है, फिर वही आपका
ASH3 और सबसे कम किसका होता है PH3 का। इस तरह से आप ग्रुप 15 में हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हो और इनके ऑर्डर को आप ध्यान रख सकते हो। डायरेक्ट आपसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिक रीजनिंग आपके सामने है, यहां पर फ्लिपिंग नहीं होती है इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। लिक्विड फॉर्म में फ्लिपिंग की वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हुई है तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप ही क्या होने वाला है, कम होने वाला है। चलिए कॉपी करें इसे, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले ग्रुप पर, दैट इज 16th ग्रुप। फिर देखो अगर हम बात करें ग्रुप 16 के मेंबर्स की, तो ग्रुप 16 में आपके पास कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं, यहां पर H2O है, H2S, H2SC और H2T है ना। पोलोनियम तो आपका ऐसे भी रिडक्टिव होता है। तो अगर मैं इन चारों में कंपेयर करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा और एक्सटेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो यहां बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डर चलता है, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट देखें चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा H2O का, फिर नंबर आएगा H2S का नहीं आएगा, H2T का आएगा, फिर आएगा आपका H2SE और सबसे कम किसका होगा, H2S। और रीजन इज ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां कोई स्पेशल वेरिएशन नहीं है, नाइट्रोजन की तरह यहां कोई फ्लिपिंग व्लिपिंग कुछ नहीं होती है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर फॉर्म कर सकता है, एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, तो अपने ग्रुप मेंबर्स से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वहीं अगर आप फिर से आ जाएं ग्रुप नंबर 17 में, कहां पर 17, तो यहां वेरिएशन बड़ी अजीब से हैं और अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ऑर्डर तो कुछ और आएगा, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है वो कुछ और ही होता है। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा। अगर हम ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स को देखें तो यहां पर कौन कौन होगा, HF और कौन होगा HCl, फिर कौन होगा HBr और फिर कौन होगा HI। अगर हम फ्लोरीन को देखें तो देखो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये अपने तीनों लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम नहीं ले सकता है। बताया था मैंने आपको, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी होने की वजह से सिर्फ ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो बाकी केसेस में अगर आप देखो तो यहां एक्सटेंट क्या है, बहुत कम है, एक चीज। दूसरा, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो जब आप HF का किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे, मान लो वाटर के साथ देखा, तब तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग दिखेगा आपको, लेकिन HF का HF के ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इस F की डोनर टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता है तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगा। तो उस वजह से क्या होता है, अगर हम HF और HI में कंपेयर करें तो HI का यहां पर मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट में देखें तो HI सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद HF, फिर आपका आएगा HBr और फिर किसका नंबर आता है, HCl का। लेकिन वहीं अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में HF के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रांग, और उसकी वजह से क्या होता है HF, फिर ऑर्डर क्या बनेगा HI, फिर बनेगा HBr और फिर होगा HCl। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही ऑर्डर होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर क्योंकि HF के अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंट नहीं है, नॉर्मल वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो एक H और एक F, टोटल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वहीं पर वाटर आइस के अंदर NH3 4 वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंट नहीं है, इसलिए इन्हें नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करता है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, बाकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो नॉर्मल ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे आपके इन 4 ग्रुप्स के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 15 और ग्रुप 17 दोनों ऑड नंबर्स हैं। ग्रुप 15 में जब आप मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो NH3 का सबसे ज्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो NH3 बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन फ्लिपिंग होती है। सेम इस तरह आप हेलोजन ग्रुप के अंदर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर वही होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HF,
क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट डोमिनेट करता है। आप चाहे तो रीजन लिख दें कि इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास डोमिनेट्स। इन केस ऑफ HI। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही होंगी, क्योंकि ये ऑब्जर्व चीज है, हम सिर्फ इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया है, अब आपका काम है, ये एक दिन में याद नहीं होते तो आपको टाइम टू टाइम घुमाते रहें, चलते फिरते घुमाते रहें कि यार ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स का ये ऑर्डर होता है, ग्रुप 17 के हाइड्रेट्स का ये ऑर्डर होता है। चलिए, एप्लीकेशन सिखाने के बाद हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आप ये पार्ट कॉपी करें, फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम और समझते हैं कि कैसे हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आपके पास कंपाउंड है जैसे H2O एंड D2O। ठीक है, सेकेंड आपके पास जो है दोज आर H2, D2 एंड T2। थर्ड जो कैटेगरी है आपके पास कंपाउंड्स की, दैट इज एसीटोन CH3COCH3, अमाइड CH3CONH2, और आपके पास है CH3COOH, एसिटिक एसिड। फोर्थ जो आपके पास कैटेगरी है दैट इज बेंजीन, पायरोल एंड पिरिडीन। फिफ्थ आपके पास है क्या बोलते हैं इसको, इथेन मीथेन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मैं तो नाम ही भूल गया, है ना। ये कंपाउंड है। दूसरा कौन है आपका, CH3OCH3, और तीसरा है आपके पास CH3CHO, इथेनॉल, और फोर्थ कौन है आपके पास, C2H5OH। क्या होता है, एल्केन में मीथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है। इथेन ब्यूटेन के बीच में क्या आता है, चलो आपको पता है ना, मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा नाम क्या होता है वो, मैं किसी और स्टेट में हूं ना, तो यहाँ पे चलिए देखें R2NH और RNH2, ये आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, और इनको आपको क्या करना है, इनको आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको सिखाया, पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल, अगर इन दोनों में से कोई है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जीतेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तो आप वैन डर वाल्स फोर्सेस से बात करोगे, और वहां से आप बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। तो दिमाग लगाएं, सॉल्व करें, फिर हम इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, हो गया। अब हम यहाँ पे देखें H2O और D2O। आपको लगेगा कि H2O D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। H2O में भी होगी और D2O में भी होगी। जैसे HOH होता है वैसे ही DOD होता है ना, प्रॉपर्टी तो सेम है दोनों की। और दूसरा, क्योंकि D2O का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसके लिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या होगा, ज्यादा, है ना। H2 D2 T2 यहां पर भी ऑर्डर यही फॉलो करेगा, मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि इन तीनों में तो तीनों नॉन पोलर है, ना तो डाइपोल डाइपोल होगा, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखते जाओ, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आप देखें यहां पर ऑर्डर बनेगा ये, जी हाँ बिल्कुल सिंपल। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पे O तो है लेकिन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। इन दोनों में आप स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक, बेंजीन, पायरोल, पिरिडीन, यहां आपने हो सकता है थोड़ी गलती कर ली हो। ठीक है, बेंजीन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक, पायरोल और पिरिडीन में आओ तो आप दोनों जगह पर क्या हो सकती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो उस केस में आप कंपेयर करेंगे तो देखो, पायरोल की स्ट्रक्चर तो क्या होती है, ये होता है आपका पायरोल, 2 बॉन्ड यहां, ये नाइट्रोजन के पास एक H और साथ में एक लोन पेयर होता है।
वहीं अगर आप पिरिडीन को देखो तो ये आपकी पिरिडीन होती है, ठीक। तो क्योंकि पायरोल के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, तो यहां पर तो आप बात करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर, तो सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? पायरोल का। फिर अगर आप पिरिडीन और बेंजीन के अंदर बात करो तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं, ठीक। तो पिरिडीन और बेंजीन के अंदर आप किससे देखोगे? आप देखोगे मॉलिक्यूलर मास से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो अगला नंबर किसका आएगा? पिरिडीन का, और फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा? बेंजीन का। इस तरह से आप यहां पर इन तीनों का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। ये देखें अगला केस, प्रोपेन, वो जो नाम याद नहीं है तो आ गया, प्रोपेन, ईथर, एल्डिहाइड और एल्कोहल। अगर आप इनमें देखें तो सबसे ज्यादा एक्सटेंड जो होगा, देखो ये C2H5 इस पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इसकी डोनर टेंडेंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्योंकि इथेनॉल के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। नेक्स्ट नंबर आएगा आपके पास इथेनॉल का, CH3COH, CO ग्रुप के माइनस इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन डोनर है, उसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंट एल्कोहल के एक्सटेंट से क्या होगा? कम। थर्ड नंबर आएगा आपके ईथर का, मॉलिक्यूलर मास की वजह से, और लास्ट नंबर आएगा CH3 CH2 CH3। देखें ईथर के अंदर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या बनने वाला है? ज्यादा। सही है। चलिए अब आप इन तीनों में बताएं। नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो RNH2, इसमें एक N का लोन पेयर और दो हाइड्रोजन, एक साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। R3N, यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि H तो है ही नहीं, है ना, खाली लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि RNH2 में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इन सब में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो यह है आपकी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। आप ये देखें कि सबसे ज्यादा एक्सटेंट कहां है, एक्सटेंट सेम है तो फिर आप स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का वेरिएशन होगा। एक्सेप्शनल वेरिएशन मैंने आपको बता दिए, ग्रुप 15 और ग्रुप 17 में एक्सेप्शनल वेरिएशन है, बाकी सब जगह आपके नॉर्मल वेरिएशन चलते हैं। चलिए आप ये आंसर्स कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर। फिर देखें जो अगला एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो अगेन ऑर्गेनिक की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार ऑर्गेनिक के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हो, तो कई कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत काम में आती है। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखें किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना, वैसे तो आप वो ऑर्गेनिक के अंदर सीखते हो, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, कोई भी एक एसिड है Ha, ठीक है। अब क्योंकि एक एसिड है तो एसिड क्या करेगा? H+ देगा। एक एसिड में से H+ हटाने के बाद जो स्पीसी बनती है, भाई प्लस गया तो माइनस बचेगा इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अगर आपने भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट हो, जो 12th 13th वाले वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, तो अभी ध्यान दें कि एक एसिड में से एक H+ हटाने के बाद जो स्पीसी बनती है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा द इक्विलिब्रियम या द रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड, and more will be the strength of, या
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बोल दो। तो सिंपल सी बात है, एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना कम स्टेबल होगा उतना ही वीक, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड आएगी, ये जितना कम स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी ही क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अब एनी हाउ अगर आपका कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो ऐसे कई केसेस होते हैं जहां पर कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है और उससे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे मैं आपसे कंपेयर करवाऊं कि यह है आपका सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सॉरी। यहां पे ऑर्थो पे COH ग्रुप लगा हुआ है और एक इसी का दूसरा आइसोमर में बनाऊं OH, जहां पर मेटा कंडीशन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। अब आप यहां से H+ हटाओ तो देखो जैसे ही यहां से H+ गया ये H+ जाएगा, तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल बना, ध्यान से देखना, OH ऑक्स हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद क्या होगा, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन वहीं अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो देखो इसमें से H+ हटाओ, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए, जो स्पीसीज जो ग्रुप्स हैं आपके, तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब आप देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी है, इंट्रा। इस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दिस इज मोर स्टेबल। एक तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस तो दोनों जगह होगा, है ना, जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो रेजोनेंस इफेक्ट तो दोनों जगह काम कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए दिस एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द ऑर्थो आइसोमर, सॉरी ऑर्थो आइसोमर नहीं, ऑर्थो आइसोमर। तो जब आपको ऑर्थो आइसोमर है, सॉरी मेटा आइसोमर है, उससे आपका जो ऑर्थो आइसोमर है वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो कभी भी किसी एसिड के अंदर कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है, अगर उसके अंदर इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, किसी दूसरे एसिड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जो अगेन आप ऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़ोगे। देखें, ये आपके पास दो एसिड होते हैं, एक तो होता है मेलेइक एसिड, ठीक, तो मेलेइक एसिड अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड C H, इधर H, ये आएगा C डबल बॉन्ड O OH, और ऐसे ही C डबल बॉन्ड O OH। और एक इसी का भाई होता है जिसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। इनमें क्या होता है ना, आप देखें ये दोनों CH ग्रुप सेम साइड है तो आप उसको सिस फॉर्म बोल सकते हो। इसी के अगर ट्रांसफॉर्म देखें तो उस ट्रांसफॉर्म को हम लोग फ्यूमेरिक एसिड बोल देते हैं। तो C डबल बॉन्ड O OH H, इधर आ जाएगा H, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O OH। अब CH ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। देखें यहां से अगर आप एक H हटाओ, -H+, जिसमें मैंने यहां से हटा दिया, तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये देखें C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, और C डबल बॉन्ड O OH। इस नेगेटिव ऑक्सीजन और H के बीच में क्या हो सकती है, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड की बात करूं और यहां से H+ हटाऊं, तो आप देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर उस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, और इसलिए इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रिलेटिवली क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो आपका जो मेलेइक एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ बताओ फ्यूमेरिक एसिड से क्या होगी, ज्यादा। तो इस तरह से, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, ये कंसेप्ट आप मेनली यूज करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। लेकिन क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन है, इसलिए कुछ एग्जांपल मैंने आपसे यहां पर डिस्कस किए हैं,
ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, अगर किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो आप देखो कि उसका कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कहीं स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा है। अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। नहीं हो रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। बोलो कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे दो एग्जांपल्स हैं जो आपको यहां पर देखने थे। चलिए, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आप कंपेयर करते हो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया ना, चलिए, तो ये कॉपी कर लिया है अगर आपने, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन इज कि आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किस किस को अरेंज करना है आपको? एक नॉर्मल आपका बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH। दूसरा वही आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH OH। और जो तीसरा है वो आपके पास ये C डबल बॉन्ड OH, एक OH इधर और एक OH इधर। ठीक है, इस तरह से आपको इन तीनों को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हो गया? आसान था ना? हाँ, बस सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी, जिसके ऊपर 2 OH लगे हुए हैं। सेकंड नंबर आएगा सैलिसिलिक एसिड का, इसके पास 1 OH है। और थर्ड नंबर होगा किसका? इसका। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जैसे ही H गया O-, तो ये यहां से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, या ये O- इधर हो तो इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो यहां पर इसके पास 2 साइड्स हैं, यहां पर ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। फिर सेकंड नंबर आएगा इसका, और थर्ड नंबर आएगा आपके इस ग्रुप का। कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग स्पीशीज के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम अलग अलग स्पीशीज की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी से उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर। देखें, ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। कहां पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस के दोनों ही साइड उसकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वाटर की डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस से कम करोगे तो भी वाटर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको आप सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। तो सबसे पहले तो आप यहां पे पॉइंट लिखें जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius can be explained on the basis of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको वेरिएशन बता दूं डेंसिटी का, कि ये मान लो डेंसिटी है, तो वाटर की डेंसिटी का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। ये जो टेम्परेचर है जहां पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पर हो तो वाटर की डेंसिटी होगी मैक्सिमम 1 ग्राम पर ml, जो हम यूज भी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब आप चाहे इससे इधर जाओ चाहे इससे इधर जाओ, दोनों ही तरफ वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो दिस वेरिएशन इन डेंसिटी is explained by the H bonding in ice। चलिए, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर चलें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? वाटर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा? आइस की फॉर्म में। तो आप पहले तो एक ग्राफ कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है, देखो हमने आइस की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। आइस में क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है, याद है आपको? ठीक, इस तरह से एक और O होगा, इधर H होगा, इधर O होगा, है ना, इधर आपका एक और H ले लो आप, इस तरह से। तो इनके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये इसका H, इधर और एक और हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा होगा, ये इस तरह से अलग हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा होगा। तो
आइस जब होता है तो आइस के केस में क्या होता है, ये आपका वेकेंट स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम। ठीक, अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, so when temperature is increased, ice melts। देखो आइस मेल्ट होगा तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे, ये बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास आना शुरू होंगे। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंड आइस मेल्ट्स, H2O molecules start coming closer। As a result, the space between molecules decreases। इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बताओ डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है टिल 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो पहले क्या तो आइस की फॉर्म में था, जैसे आप उसे हीट करना शुरू करोगे वाटर आपका मेल्ट होगा, तो आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा था, ये खाली जगह ज्यादा थी। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आना शुरू होंगे, बीच का स्पेस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, आपकी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, ये काम चलेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, क्योंकि अब सारा आइस तो मेल्ट हो चुका है, अब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ चुके हैं, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती, क्या बढ़ती है, थर्मल एनर्जी। भाई आप हीट कर रहे हो तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स अब दूर जाना शुरू करेंगे, दूर जाना शुरू करेंगे, फिर से इनके बीच में स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा तो डेंसिटी फिर से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप ध्यान रखें, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू थर्मल एनर्जी, the water molecules, the H2O molecules move away from each other, due to which space between molecules increases and density decreases। तो ये देखें आप, वाटर की डेंसिटी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर ही, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आइस की स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पास में आते हैं, शुरुआत में डेंसिटी बढ़ती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो अब जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ती है, वो एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू करते हैं, दूर मूव करना शुरू करते हैं, बीच में स्पेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, और यहीं पे हम खत्म करते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 1 को। जी हाँ, मेनली हमने इस पूरे पार्ट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात की। अब जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 बहुत ही छोटा है ना, 3 से 4 लेक्चर में वो कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन पार्ट 2 मैंने उसको इसलिए बोला है क्योंकि उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड को, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 1 में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी हमने सब कवर कर ली है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आप पार्ट 2 सीखोगे वो आपके इन जनरल एस ब्लॉक और डी ब्लॉक मेटल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के काम में आएगा। तो खैर उसको हम वहां पर देखेंगे। अभी आप अपने मटेरियल को ठीक से सॉल्व करें, ठीक है, लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करें। जिन जिन पॉइंट्स पर मैंने आपको स्ट्रेस दिया है, कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करें और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, घुमाते रहें, तो आपको आगे केमिकल बॉन्डिंग के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद द पार्ट 2, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड।